हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। पार्ट 1 में हमने एग्रीगेट डिमांड का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा था कि इकोनॉमी में टोटल डिमांड क्या होती है। पार्ट 2 में हमने ये समझा कि एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट इफेक्ट और एक्सचेंज रेट इफेक्ट की वजह से। और अब पार्ट 3 में हम एक बहुत ही क्रिटिकल और एनालिटिकल डिस्टिंक्शन समझेंगे, मूवमेंट अलोंग एग्रीगेट डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व के बीच का डिफरेंस। अभी टॉपिक देखने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकिंग बैकबोन है। पॉलिसी मेकर्स जैसे आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूएस फेडरल रिजर्व जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से है या क्या ओवरऑल डिमांड स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। अगर हम ये डिस्टिंक्शन गलत समझ लेते हैं तो पॉलिसी कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन समझो। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। डिमांड ज़्यादा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक है, जैसे कि ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना। अगर गवर्नमेंट गलती से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को डिमांड प्रॉब्लम समझ ले और डिमांड को और स्टिमुलेट करते तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, ये रियल वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग का बेस है। आज हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे क्या मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, डिमांड शॉक्स, रियल लाइफ ग्लोबल प्लस इंडियन एग्जाम्पल, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एंड में एडी का इम्पोर्टेंस। सबसे पहले मूवमेंट समझते हैं, जो कंपैरेटिवली सिंपल कंसेप्ट है। तो मूवमेंट अलोंग एडी कर्व तब होता है जब सिर्फ प्राइस लेवल चेंज होता है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अंडरस्टूड? कि ड्यू टू चेंज इन ओवरऑल प्राइस लेवल, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम, दोनों लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन सेम कंडीशन में है, इन्वेस्टमेंट सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, एक्सटर्नल सेक्टर सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो एडी डाउनवर्ड स्लोप करता है, करेक्ट? ये एडी कर्व है। समझो ये एडी कर्व है। तो मूवमेंट मतलब इसी सेम लाइन के ऊपर या तो किस प्राइस लेवल अगर बढ़ा तो मूव अप एडी कर्व, मतलब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन अगर प्राइसेस गिरे तो ये नीचे की तरफ मूव होगा। लेकिन ये सब कुछ होगा इसी सेम एडी कर्व पे। समझो, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है? रियल इनकम रिड्यूस होती है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है, लोग कम खरीदते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होता है। और अगर प्राइस लेवल डिक्रीज हो गई तो रियल इनकम बढ़ जाती है, तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा। और अगर परचेसिंग पावर बढ़ा तो साइमल्टेनियसली हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। अब क्लैरिटी यहाँ देखो, ये एडी कर्व शिफ्ट नहीं करता, सिर्फ सेम कर्व पे मूवमेंट होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। 2022-23 में इंडिया में इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा था। उससे क्या हुआ था, हमारे जो फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बढ़ गए थे। इसका रिजल्ट ये था कि मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स ने
बाहर जाना थोड़ा कम कर दिया, यानी रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग यानी वहाँ खाना कम कर दिया, थोड़ी सी हमने शॉपिंग कहीं ना कहीं थोड़ी तो कटौती की थी। मैं एकदम ऐसे नहीं बोल रही कि बहुत की थी, थोड़ी थोड़ी हमने कम किया था। हमने ट्रैवल करना बंद कर दिया था। ट्रैवल यानी हम घूमने नहीं जाते अलग अलग ऐसे कि भाई चलो गोवा चले, मतलब जस्ट एग्जाम्पल गोवा, तो हम नहीं गए उस साल। ये डिमांड रिडक्शन हुआ, बट ये किसी स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से नहीं था, सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज की वजह से था। इसलिए ये मूवमेंट अलोंग एडी कर्व है। मूवमेंट अलोंग एडी कर्व यानी ये कर्व है एडी का, बस ये इसी पे मूव होता रहेगा, इसी सेम कर्व पे मूव होता रहेगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ आएगा जब शिफ्ट पढ़ेंगे। सो अब हम आते हैं मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट पे, जो कि है शिफ्ट ऑफ एडी कर्व। ठीक है, शिफ्ट तब होता है जब नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स चेंज होते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या है? याद है हमने कुछ पढ़ा था, एडी का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब समझो भाई क्या बोलना चाहते हैं। ये है एक एडी कर्व। चलो अब ये जो फैक्टर्स है यानी ये डिटर्मिनेंट्स है, इसमें अगर चेंज हुआ कुछ भी तो हो सकता है ये एडी कर्व या तो राइट की तरफ मूव करे यानी यहाँ चला जाए, या तो लेफ्ट की तरफ मूव करे यहाँ आ जाए। अब हम इसे डेप्थ में समझते हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर यानी इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो पूरा एडी कर्व का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी एडी कर्व शिफ्ट होता है। यानी ये एक ही एडी कर्व यहाँ से या तो यहाँ शिफ्ट होगा या तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब राइट शिफ्ट यानी ये जो है, इसे वापस बना देती हूँ, ये रहा और ये राइट शिफ्ट वाला एडी कर्व। अब ये कब होता है? यहां से यहां शिफ्ट कब होता है? तो जब टैक्स में कटौती होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ता है, तब ये राइट में शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अब ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, टैक्स कम हो गया है, तो अभी गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे स्पेंड ज़्यादा करे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, हमारे ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स नेचुरल कि हम चीज़ें डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो ये राइट शिफ्ट होता है। तो अब भाई ये लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जो यहाँ दिखाया है? क्योंकि ये इससे तो हम साफ समझ सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ा और यहाँ कहीं ना कहीं डिमांड कम हुआ। तो ये कब होता है कि भाई जब फिनेंशियल क्राइसिस हुई। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है नॉर्मल और ये हुआ यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट। ठीक है, तो भाई ये कब होगा? ये होगा जब फिनेंशियल क्राइसिस हुए, इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हुआ, कंज्यूमर फेयर है या फिर ग्लोबल रिसेशन है। उस केस में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो इसको थोड़ा हम 2008 फिनेंशियल क्राइसिस के इससे समझे। जब बैंक्स कोलैप्स होने लगी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई, बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया, तो क्या हुआ भाई? कंजम्पशन गिरा, इन्वेस्टमेंट गिरा। तो जो ये एडी कर्व था ना वो लेफ्ट की तरफ यानी इस तरफ शिफ्ट होने लगा। रिजल्ट, ग्लोबल जीडीपी कोलैप्स हुई, अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक हुआ। ये हुआ एक केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी हमें सबको पता है, कोविड। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? लॉकडाउन पीरियड में इनकम अनसर्टेन थी, किसी को पता नहीं था हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं थी, बिजनेसेस बंद थे भाई, हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, यानी ट्रैवल जीरो था, कंजम्पशन कोलैप्स हो रहा था। क्यों? हमारा उस पॉइंट पे क्या था कि हमें बेसिक चीज़ें मिल जाए भाई, हम लोगों को लग्जरी आइटम्स अभी नहीं चाहिए, बेसिक नीड्स हमने की थी। बेसिक नीड्स मतलब डिमांड ज़्यादा किया था। ये सिर्फ प्राइस चेंज नहीं था, ये कंप्लीट डिमांड कोलैप्स था।
अब इस वक्त क्या हुआ था ना, जो एडी कर्व था ना वो मैसिवली लेफ्ट शिफ्ट हुआ था, मतलब लेफ्ट में ही शिफ्ट हुआ था बट बहुत मैसिवली। क्यों? इंडिया का जो जीडीपी था वो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसका वो जीडीपी थोड़ा गिरा था। अब इंडिया का करंट केस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? 2023-24 में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें बढ़ावा दिया, यानी उसमें थोड़ा पुश दिया। तो इससे क्या हुआ? जॉब्स क्रिएट हुई, इनकम जनरेट हुआ, डिमांड बढ़ने लगी। तो सीधा सीधा भाई एडी कर्व का धीरे धीरे राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब यहाँ है ना थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा कि भाई ये क्या है, मूवमेंट शिफ्ट मूवमेंट शिफ्ट। मूवमेंट सीधा याद रखो, मूवमेंट उसी एडी कर्व में सेम कर्व के ऊपर होता रहता है, पर जो शिफ्ट है वो पूरा का पूरा भाई एक जगह से दूसरे इस पे एडी कर्व शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह आपको डायग्राम बना के एग्जाम्स में एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हमने ये देखा, एक सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क में देखा कि एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है जब CI और G या नेट एक्सपोर्ट्स यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स चेंज होता है। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हम सिर्फ फॉर्मूला याद कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स समझ नहीं रहे। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, व्हाई डू दिस कंपोनेंट्स चेंज, और कैसे ये पूरी इकोनॉमी की डिमांड स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अब हम एडी को एक स्टैटिक आइडेंटिटी के रूप में नहीं, एक डायनामिक बिहेवियरल सिस्टम के रूप में समझेंगे। अब ये तो बहुत लोगों ने देख लिया होगा, CI G नेट एक्सपोर्ट, ये याद रखना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर में। हम सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, कंजम्पशन से। अब मैंने एग्रीगेट डिमांड के फर्स्ट वीडियो में कहा था कंजम्पशन होता क्या है, ये किस से रिलेटेड होता है, तो तब भी मैंने कहा था कि भाई ये हाउस होल्ड चीज़ों से रिलेटेड होता है, ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। तो सरफेस लेवल पे हम कहते हैं इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, बट दिस इज इनकम्प्लीट, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यानी रियलिटी में कंजम्पशन एक इंटर टेम्पोरल डिसीजन है। लोग डिसाइड करते हैं कि आज कितना कंज्यूम करना है और फ्यूचर के लिए कितना सेव करना है। हाउस होल्ड्स अपना कंजम्पशन डिसाइड करते टाइम 4 चीज़ें इवैल्यूएट करता है। एक तो डिस्पोजेबल इनकम, एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, हमारे फ्यूचर में इनकम क्या होगी, वेल्थ पोजीशन और अनसर्टेनिटी यानी रिस्क। रिस्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एनालिटिकल पॉइंट क्या है? अगर अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाए तो हाउस होल्ड्स अपने बिहेवियर चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी सेविंग्स बिहेवियर। इसका मतलब इवन इफ इनकम सेम है कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, अगर लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड कॉशंस हो जाते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन फॉल होता है, फर्म्स की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन गिरती है, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होता है। सो कंजम्पशन शॉक सेकेंडरी इफेक्ट्स क्रिएट करता है। पोस्ट कोविड पीरियड में हाउस होल्ड्स ने हेल्थ रिस्क देखा, जॉब इनसिक्योरिटी देखी, इनकम वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या होता है? MPC रिड्यूस हो गया। अब यहाँ ना MPC क्या होता है पता है? हर 1 रुपए का जो स्पेंडिंग होता था वो अब कम हो गया। ये एक स्ट्रक्चरल वीकनिंग ऑफ एडी है, नॉट टेम्पररी मूवमेंट।
इंडिया एक होमोजेनस इकोनॉमी नहीं है। अर्बन कंजम्पशंस क्या करते हैं, मतलब वो सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं, स्टॉक मार्केट, जॉब सिक्योरिटी। बाकी रूरल में यानी थोड़े विलेज वगैरह साइड वो थोड़ा इनकम और गवर्नमेंट सपोर्ट ड्रिवन होते हैं। इसीलिए जब अर्बन स्लो डाउन होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स रूरल डिमांड को स्टेबलाइज करती है। ये एडी को कंप्लीट कोलैप्स होने से बचाता है। अब इसका अगर मुझे रीसेंट एग्जांपल देना है ना, तो अहमदाबाद में रिसेंटली चल क्या रहा है भाई, एक ही चीज़ चल रही है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल की लाइन में खड़े हो जाओ। कल की तारीख में यानी 23 मार्च को हमने देखा कि लोग पेट्रोल की लंबी लाइनों में खड़े हैं। क्यों? उनको लगा कि भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है, अभी मिलेगा नहीं तो भर लो। ऐसा भी सिचुएशन हुआ जब मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वो बोले कि मैंने गाड़ी में सिर्फ 190 या 200 रुपये का पेट्रोल भरा है, लेकिन उसके लिए वो लोग खड़े रहे 2-3 घंटे तक। तो ये है कि भाई हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करके हमारा कंजम्पशन ऊपर नीचे करते रहते हैं। दिस इज व्हाट कंजम्पशन मीन्स। अब हम आगे समझते हैं। कंजम्पशन थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन अब जो आगे का पार्ट है ना, इन्वेस्टमेंट, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है और इसी वजह से बिजनेस साइकिल इतना शार्प होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब उसको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड स्ट्रांग होगी। मतलब फर्म आज पैसे लगाती है लेकिन रिटर्न फ्यूचर में आता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है, नॉट प्रेजेंट कंडीशंस पे। फर्म इंटरनली एक कंपैरिजन करती है, मुझे जो रिटर्न मिलेगा क्या वो मेरे कॉस्ट ऑफ बोरोविंग से ज़्यादा है? अगर आंसर है यस तो इन्वेस्टमेंट होगा। अनसर्टेनिटी है यानी कहीं ना कहीं शायद वाला सिचुएशन है तो इन्वेस्टमेंट डिले हो जाता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अनसर्टेनिटी। अगर इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाए तो डिमांड अनक्लियर हो जाती है, पॉलिसीज अनक्लियर होते हैं, ग्लोबल सिचुएशन अनस्टेबल है, तो फर्म्स क्या करती है? रुकती है और देखती है। इवन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो जाते हैं। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर समझना है तो स्टार्टअप फंडिंग स्लो डाउन, यानी सरफेस व्यू फंडिंग कम हो जाती है, एक्चुअल चेंज गवर्नमेंट ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स हो जाए, फ्यूचर वैल्यूएशन अनसर्टन हो जाए तो फंडिंग्स डिले होंगे, एक्सपांशन प्लान्स कैंसिल होंगे, हायरिंग फ्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट मैक्रो लिंक आता है, हायरिंग फीस यानी इनकम ग्रोथ स्लो, इनकम स्लो तो कंजम्पशन स्लो, सो इन्वेस्टमेंट का फॉल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंजम्पशन से। ओके अब इसको और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इंडिया में लॉन्ग टाइम तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज किया। अब ये सिर्फ डिमांड क्रिएट नहीं करता, ये सिग्नल देता है कि फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है। प्राइवेट फर्म्स का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है तो वो क्या करेंगे? वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। ओके अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हम प्राइवेट सेक्टर का बिहेवियर ऑब्जर्व करें तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। जब इकोनॉमी बूम में होती है, फर्म्स एग्रेसिवली इन्वेस्ट करती रहती है, हायरिंग इंक्रीज होती है, एक्सपेंशन होता है, लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है सब स्लो डाउन हो जाते हैं और सिग्नल्स मिलते हैं, वही फर्म सडनली इन्वेस्टमेंट रोक देती है, हायरिंग फ्रीज कर देती है और कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का बिहेवियर इनहेरिटेडली प्रो साइक्लिकल है, इट एम्प्लीफाइज द साइकिल। अब यहाँ गवर्नमेंट का रोल एंटर होता है।
आइडियली गवर्नमेंट को एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करना चाहिए, यानी काउंटर साइकिल। यानी भाई इन्होंने रोका तो अब हमें इनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हाँ तुम इन्वेस्ट करो, वैसा कुछ करना चाहिए। इसे कहते हैं काउंटर साइकिल। जब प्राइवेट डिमांड कोलैप्स करती है, गवर्नमेंट को डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। इसको थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू समझो। मान लो इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, फर्म्स इन्वेस्ट नहीं कर रही, लोग कॉशियस हो गए, कंजम्पशन स्लो हो रहा। इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग रिड्यूस कर दे तो टोटल डिमांड और कोलैप्स हो जाएगी, इकोनॉमी डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट डेलिबरेटली स्पेंडिंग बढ़ा देती है, स्पेशली किस में भाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं पब्लिक के वेलफेयर या वर्क्स के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके थ्रू ये बढ़ाती है। जब गवर्नमेंट 100 रुपये अगर स्पेंड करेगी तो वो 100 किसी कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर या सप्लायर के पास इनकम बन के जाते हैं। वो इनकम फिर कंजम्पशन बन जाता है, फिर किसी और का इनकम बन जाता है। जैसे मैंने पता इसमें समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि ये जो भी है ना, जैसे कंजम्पशन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी रिलेटेड है कंजम्पशन से और वो रिलेटेड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड नहीं है? नहीं भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कंजम्पशन भी रिलेटेड है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी, यानी गवर्नमेंट भी कंजम्पशन से रिलेटेड है। मैंने क्या बताया था, टैक्सेस, ये यहाँ से सब्सिडीज, यहाँ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ये भी सेम। तो ऐसे ये है ना एक सर्कुलर फ्लो मैंने बताया था ना ओपन इकोनॉमी में और इसमें, कि भाई ये चारों कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, ये चारों कहीं ना कहीं इंटरलिंक और कनेक्टेड है। ये जो सर्कुलर फ्लो एक्टिवेट होता है उसको हम फिस्कल मल्टीप्लायर प्रोसेस कहते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट सिर्फ डायरेक्ट नहीं होता, वो इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट सैलरी या सब्सिडी देती है तो वो शॉर्ट टर्म कंजम्पशन इंक्रीज करता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करती है, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, तो वो दो चीज़ें करता है, इमीडिएट डिमांड क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। इसीलिए रीसेंट इंडिया बजट्स में आप देखोगे कि फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे शिफ्ट हुआ है। ये सिर्फ डिमांड बूस्ट नहीं है, ये फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी बिल्ड करने का स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन भी है, गवर्नमेंट अनलिमिटेड स्पेंड नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट एक्सेसिव बोरोविंग करती है तो उसको मार्केट से फंड्स रेज करने पड़ते हैं, इससे इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो प्राइवेट फर्म्स के लिए बोरोविंग कॉस्टली हो जाता है, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सकता है। इस सिचुएशन को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी एक बैलेंस है, इनफ स्पेंडिंग टू सपोर्ट डिमांड, बट नॉट सो मच दैट इट डिस्टेबलाइजेस फाइनेंशियल कंडीशन। ये कैलिब्रेशन ही इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का कोर है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी आइसोलेटेड नहीं है। मैंने ओपन इकोनॉमी के ड्यूरिंग भी यही सेंटेंस यूज़ किया था। इंडिया जैसे कंट्रीज डीपली इंटीग्रेटेड है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। एक्सपोर्ट्स का मतलब है फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। जब इंडिया आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो वो डिमांड इंडिया के बाहर से आ रही है, बट इनकम इंडिया के अंडर जनरेट होता है। इसीलिए एक्सपोर्ट्स को हम एक्सटर्नल इंजेक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इंपोर्ट्स को समझो, जब हम इंपोर्टेड गुड्स कंज्यूम करते हैं तो वो स्पेंडिंग डोमेस्टिक फर्म्स को नहीं मिलती, मतलब डोमेस्टिक
सर्कुलर फ्लो से डिमांड लीक हो जाती है, इसीलिए इम्पोर्ट्स को हम लीकेज कहते हैं। अब रियल डेप्थ यहाँ आता है, ग्लोबल शॉक्स का ट्रांसमिशन। अगर यूएस या यूरोप स्लो डाउन में जाता है, उनकी डिमांड रिड्यूस होती है, वो इंपोर्ट्स कम करते हैं, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा, फर्म्स की रेवेन्यू रिड्यूस होगी, हायरिंग स्लो होती है। अब इनकम रिड्यूस हुई तो कंजम्पशन भी अपने आप कम हो जाएगा। ये एक कंप्लीट ट्रांसमिशन चेन है, फ्रॉम ग्लोबल स्लोडाउन टू डोमेस्टिक एडी कॉन्ट्रैक्शन। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और क्रिटिकल फैक्टर है ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ एक सटल इफेक्ट है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से लोगों की रियल परचेसिंग पावर रिड्यूस होती है। मतलब नॉमिनल इनकम सेम है, लेकिन रियल टर्म्स में लोग कम अफोर्ड कर पा रहे हैं, कंजम्पशन कम, एडी कंप्रेस। इसीलिए एक्सटर्नल शॉक सिर्फ ट्रेड को नहीं, पूरी डोमेस्टिक डिमांड को अफेक्ट करता है। ओके, अब लास्ट में है मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई, जो इनडायरेक्ट है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। सेंट्रल बैंक इंडिया में आरबीआई डायरेक्टली डिमांड क्रिएट नहीं करता, वो कंडीशंस क्रिएट करता है जिसमें डिमांड एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका मेन टूल है इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है, बोरोविंग चीप हो जाता है, फर्म्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, हाउस होल्ड्स लोन लेके कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, एडी इंक्रीज होता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल और इमीडिएट नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। इंटरेस्ट रेट चेंज होने के बाद बैंक्स अपनी लैंडिंग रेट्स एडजस्ट करते हैं, फर्म्स अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स रिवाइज करती है, हाउस होल्ड्स अपने स्पेंडिंग डिसीजंस चेंज करते हैं। ये सब टाइम लेता है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट लैग्ड होता है 6 मंथ्स, कभी 1 साल तक। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को टारगेट करती है। अगर इन्फ्लेशन आज हाई है तो रेट हाइक का इफेक्ट फ्यूचर डिमांड को कूल करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है एक्सपेक्टेशन। अगर लोग बिलीव करते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा तो उनका बिहेवियर स्टेबल रहता है। अगर क्रेडिबिलिटी लो हो तो इवन पॉलिसी चेंजेस इफेक्टिव नहीं होते। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस इन द इकोनॉमी।